हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म को, यानी प्रिज्म का फार्मूला, जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। हम लोग उस फार्मूले को प्रूफ करेंगे और प्रिज्म से संबंधित न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में और साथ में बोर्ड की परीक्षाओं में होती है। आज हम लोग ऐसे आंकिक प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। टॉपिक है आज का हमारा प्रिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, उसके बाद फार्मूले वगैरह की बात देखेंगे। तो अगर हम लोग प्रिज्म के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका बेस ऐसा रेक्टेंगल के आकार का होता है और इसके वन साइड पर एक होता है, कह सकते हैं ट्रायंगल, एक इधर और एक इधर, मतलब ये 3 डायमेंशनल आप देख रहे हो। ऐसे आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट उठा रहता है और ये वाला पार्ट उठा रहता है, ये दोनों पार्ट। और ये एक त्रिभुज, जैसे छप्पर के आकार आप देखते हो कि छप्पर कैसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है। यहाँ एक त्रिभुज रहता है और एक त्रिभुजाकार उधर रहता है, जो मतलब ये सीन हम लोग नहीं बनाते हैं। और साथ में ही तो मतलब एक आधार पर ऐसे एक त्रिभुज इधर खड़ा रहता और एक त्रिभुज इधर खड़ा रहता और साथ में एक आयत इधर, एक आयत उधर, एक नीचे, मतलब 3 आयताकार भाग होता है या वर्गाकार, मतलब जैसा शेप रहेगा, और बगल में 2 त्रिभुज होते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म होता है। मतलब इसको बनाने में, वैसे तो प्रिज्म, पानी के बूंद भी प्रिज्म के मतलब जैसा व्यवहार करती है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उसमें 2 ट्रायंगल होते हैं या ट्रायंगुलर सरफेस कह सकते हैं, और 3 उसमें होते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप। ये होता है, जैसे देखो 1 2 और एक नीचे 3 हो गया, और एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। तो 3 होते हैं हमारे आयताकार पृष्ठ और 2 होते हैं त्रिभुजाकार पृष्ठ। तो इन लोगों से मिल करके बनता है ये प्रिज्म। मतलब कह सकते हैं जो हम लोग प्रिज्म वास्तव में यूज़ करते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो कुछ इस प्रकार का होता है। नहीं तो इसको कोई भी शेप दिया जा सकता है, लेकिन अक्सर वो इसी शेप में मिलता है, इसलिए मैंने इसके स्ट्रक्चर की बात की। वैसे इसका कोई मतलब एकदम फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता कि नहीं ऐसे ही होगा, ये कोई बात नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो प्रयोग करते हैं वो इसी रूप का होता है। और हम लोगों को इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना हम लोगों को प्रिज्म का फार्मूला या प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोगों को पढ़ना है। इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। पहली ज़रूरत पड़ेगी एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा ज़रूरत पड़ेगा डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फार्मूला ड्राइव होगा। फार्मूला क्या होगा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। यहाँ डेल्टा m कहने का मतलब क्या है वो पहले देख लो।
डेल्टा एम कहने का मतलब है मिनिमम डेविएशन, अल्पतम विचलन। ये है इसमें कहने का मतलब। तो हम लोगों को ये वाला फार्मूला प्रूव करना है और उसके बाद मैं आपको कुछ काम की बातें बता देता हूँ, उसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग फार्मूले को ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे प्रूफ होगा। मतलब कुछ कंडीशंस वगैरह हैं जो आपको जाननी चाहिए। कंडीशन कह सकते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं। कुछ निष्कर्ष है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए एंगल ऑफ इमरजेंस की, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ इमरजेंस, अगर ऐसा है ये वाला कंडीशन, देन द light passes in prism parallel to base, कुछ इस प्रकार। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाए तो प्रिज्म के भीतर जो प्रकाश की किरण पार करती है, या ऐसा कह सकते हैं रे ऑफ लाइट जो पास करती है वो बेस के समांतर हो जाती है। जैसे मान लो कि एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर कोई एक लाइट पड़ी और ये एंगल अंदर जाने के बाद बाहर निकली और ये एंगल, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये बात याद रखे रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाए एंगल ऑफ इमरजेंस के, तब जो लाइट प्रिज्म के अंदर चल रही होती है वो लाइट बेस के समांतर हो जाती है। और ये जो कोण बनेगा यहाँ ऊपर, ये जो प्रिज्म का कोण, ये जो शीर्ष का कोण होता है, इस कोण को कहते हैं हम लोग प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये इतनी बात आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग फार्मूला प्रूफ करते हैं। फार्मूला प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रिज्म को। जैसे सपोज करो कि ये है प्रिज्म, जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंस होगी और निकलेगी बाहर, वो दोनों सरफेस बने हुए हैं। प्रिज्म का नाम है ABC, ये है प्रिज्म कोण ए वाला। और हमने एक लाइट इस पे इंसिडेंस कराई, एकदम ध्यान लगा के देखें। तो जब लाइट किसी सरफेस को टच होती है तो हम लोग उस पर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, अभिलंब। और ये सपोज करो कि ये एंगल हो गया I इंसिडेंस। अब ये लाइट जो है ऐसे जा रही है इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए। मतलब पहले अगर ये सरफेस नहीं रहता तो लाइट कुछ इस मार्ग पर जाती, लेकिन इस मीडियम के होने की वजह से या प्रिज्म के होने की वजह से लाइट यहाँ से बेंड होके चली गई। तो ये बनाया एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ये वाला। ये सपोज करो कि एंगल है R1। उसके बाद यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे फिर से क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल, ये वाला। और उसके बाद ये सघन माध्यम है डेंसर और यह रेयर, तो यहाँ जाके नॉर्मल से दूर हो जाएगी ऐसे। आप इतनी बात जानते हो कि जब लाइट डेंसर टू रेयर चलती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये देखना,
और ये सारी बात आप पहले चैप्टर में ही सीख गए हो, लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन में, उसमें मैंने सिखाया है। जब डेंसर टू रेयर लाइट चलती है तब अवे फ्रॉम नॉर्मल ये होता है। इसका ठीक उल्टा, जब रेयर टू डेंसर चलती है तो टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल से दूर चलती है जब सघन से विरल में चलती है, और उसके बाद उसके करीब चलती है। ये इतनी बात जानते हो। सपोज करो कि ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, क्या यहाँ पे Q लिख देते हैं, और ये है R, ये पहला नॉर्मल N1 और ये दूसरा नॉर्मल N2। इस एंगल को लिख देते हैं R1, वहाँ R1 है, यहाँ पे R2, और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस E। अब देखो, अगर ये वाला सरफेस नहीं रहता तो लाइट ऐसे जाती, इस सरफेस के होने की वजह से लाइट यहाँ से बेंड हो गई, तो अगर इसको पीछे खींचेंगे तो लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रहा है। अब सोचो, लाइट अगर ये सरफेस नहीं रहता तो उधर से जाती, लेकिन प्रिज्म के आने पर क्या हुआ, लाइट इधर से जा रही थी, इधर से, लेकिन जाती हुई इधर से दिखी, तो प्रारंभिक वाले में से अंतिम वाला जो मार्ग है, दोनों के मार्ग में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं विचलन, मतलब कितना कोण खिसक गया ये इधर वाले को, इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। बात शायद आप समझ गए होंगे। इसको लिख देते हैं हम लोग यस। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये लाइट है, ए बी सरफेस पर पड़ा, आई एंगल के साथ अंदर गया, R1 यहाँ पे अपवर्तन कोण है, फिर उसके बाद इस सरफेस पे पड़ा R2 कोण के साथ, उसके बाद E एंगल पर इमरजेंस हो गया। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर, N1 और N2 इस पर अभिलंब है। उसके बाद ये लाइट आगे बढ़ाई गई, ये लाइट की किरण पीछे बढ़ाई गई, तो ये डेल्टा पर मिला। इसका मतलब विचलन डेल्टा का हो गया, मतलब ऐसे जा रहा था, ऐसे निकल गया, तो ये इतने अंश का विचलन। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सीरियल से सॉल्व करना चालू करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग, एक चतुर्भुज दिख रहा APQR, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। APQR में आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है। तो पहला वाला कोण है कोण A, दूसरे कोण का नाम है APQ, तीसरे कोण का नाम है कोण Q। चाहो तो आप पूरा नाम लिखो, वैसे ये क्योंकि अकेला एंगल है, इसके साथ कोई और नहीं मिला हुआ। जैसे देखो, इसमें 1 2 3 कई एंगल है लाइन से, इसलिए क्लियरेंस करना पड़ा कि नहीं ये वाले एंगल की बात हो रही। ये अकेला तो अकेले लिख दिए, ये अकेला तो ये भी अकेले लिख सकते हो, और चाहो तो आप लिखो PQR या RQ पे, जो अच्छा लगेगा। उसके बाद एक एंगल है यहाँ पे ARQ, पूरा मिला के 360 डिग्री, ये वाला। अब आप जानते हो चूंकि ये नॉर्मल वाली लाइन है, तो नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हो जाएगा कोण A प्लस 90 प्लस कोण Q प्लस 90 इक्वल 360 डिग्री। 90 90 180, तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण Q इक्वल 180, उस साइड जाके घटेगा, 360 माइनस 180 हो जाएगा ये कोण A प्लस कोण Q इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं PQR में। देखो एकदम सीरियल से हम लगा रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज अब इस त्रिभुज में कोणों का नाम, एक कोण का नाम है RPQ, एक कोण है Q, और एक कोण का नाम है PRQ। देखो, एक RPQ, एक Q और एक PRQ, तीनों कोण, ये तीनों कोण मिला के होगा 180 डिग्री। कोण RPQ का मान है R1
ये कोण क्यू प्लस R2 बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। देखो ये इक्वेशन दोनों का राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से या दोनों की तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण Q इक्वल R1 प्लस R2 प्लस कोण Q। तो कोण Q कैंसिल हो जाएगा तो कोण A इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद हम लोग इस त्रिभुज की बात करेंगे SPR की। लिखेंगे त्रिभुज SPR में। देखो ये डेल्टा बहिष्कोण है। अब मैं पहले आपको समझाता हूँ कि किसी भी त्रिभुज की जब एक भुजा को बढ़ा दो, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ा दो, जैसे मैंने इस भुजा को बढ़ा दिया तो ये बना, तो ये बढ़ी हुई भुजा और उसके साथ लगा हुआ दूसरा भुजा, ये जो कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं बहिष्कोण। ये वाला जो एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लो हमने ये त्रिभुज बनाई और ये लाइन मैंने बढ़ा दिया तो बहिष्कोण कौन सा होगा, ये वाला। अब ये वाला कोण दूर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बहिष्कोण का थ्योरम है। तो यहाँ पे आप देखो कि SPR में ये देखो डेल्टा बढ़ा हुआ कोण बहिष्कोण है तो वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा बराबर कोण SPR प्लस कोण SRP। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा डेल्टा इक्वल कितना होगा, देखो ये यहाँ से पूरी लाइन ये सीधी गई है और ये पूरी लाइन सीधी गई, तो अगर इधर आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा। देखो एक लाइन इधर है N1, इधर है Q, इधर आई एंगल बन रहा है और यहाँ पे यस वाली लाइन है तो ये भी पूरा क्या होगा, यहाँ पे है आई होगा। मतलब ये पूरी लाइन ऐसे जा रही तो पूरा एंगल होगा आई, जिसमें से R1 निकल गया तो ये बचेगा I माइनस R1 प्लस SRP को ऐसे ही देखो ये पूरा लाइन सीधा जा रहा है तो इधर E है तो ये पूरा पार्ट E होगा, तो ये लिखा हुआ E माइनस R2। यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस E और उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि माइनस R1 माइनस R2 माइनस कॉमन लेंगे तो इतना हो जाएगा। लिखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन अल्पतम विचलन की स्थिति में I इक्वल क्या होगा, E होगा। लिखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन I बराबर E और R1 बराबर R2, ये चीज़। तो यहाँ से जब मिनिमम डेविएशन होगा तो डेल्टा की जगह पर डेल्टा M लिखेंगे और I और E दोनों एक हो जाएगा तो I की जगह पर I और E की जगह पर भी I लिखेंगे, माइनस R1 की जगह पर R और R2 की जगह पर भी R लिख लेते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। तो मान लो दोनों को मिला करके हम इसकी जगह पर R लिख देते हैं। ये जाने रहना जब भी अल्पतम विचलन होगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। तो यहाँ से डेल्टा M इक्वल हो जाएगा 2I माइनस 2R, तो 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा M बाई 2 बराबर I माइनस R हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है, R1 और R2 बराबर है तो यहाँ से R1 को भी R और R2 को भी R लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से R को इस साइड करोगे तो हो जाएगा डेल्टा M बाई 2
प्लस आर बराबर आई। मान लो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 3 में R1 बराबर R2 बराबर R रखने पर, तो जब रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, कोण A बराबर R प्लस R बराबर 2R, तो R बराबर हो जाएगा कोण A/2, और R की जगह पे ये वाला कोण A/2 रखेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से डेल्टा m/2 प्लस R की जगह पे कोण A/2 बराबर I, तो हो जाएगा कोण A, या ऐसा सीधे लिख लो डेल्टा m प्लस कोण A को चाहे A ही रहने दो, हो जाएगा /2 बराबर I। तो I का मान निकल गया, R का मान निकल गया। आप इसको भी चाहो तो केवल ये लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे अपवर्तनांक, इसलिए अपवर्तनांक n बराबर साइन I बाई साइन R। तो यहाँ से n बराबर साइन I की जगह पे डेल्टा m प्लस A/2 और R की जगह पे साइन A/2। ये हो गया प्रिज्म का फार्मूला। और उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्रिज्म बहुत पतला है, जान लेना, प्रिज्म अगर बहुत पतला है तो यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है ये साइन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए, लिख देता हूँ, बहुत बार काम आता है। पतले प्रिज्म के लिए n बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस A/2 बटे A/2। 2 से 2 कट जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा NA डेल्टा m प्लस A, तो A इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा NA माइनस A बराबर डेल्टा m। इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू A बराबर डेल्टा m, या लिख सकते हैं ऐसा थोड़ा सीधा करके कि डेल्टा m बराबर n-1 इंटू A। तो अगर प्रिज्म बहुत पतला हो जाएगा तो उसके लिए डेल्टा m का फार्मूला यूज करेंगे n-1 इंटू A, जहाँ n अपवर्तनांक है, A प्रिज्म का कोण है। और अगर प्रिज्म पतला नहीं रहेगा, मतलब यहाँ से भी आप अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हो, यहाँ से भी अपवर्तनांक निकल जाएगा, n बराबर डेल्टा m प्लस A/A, अपवर्तनांक निकल जाएगा। कब? जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तब। और अगर प्रिज्म बहुत पतला नहीं है तब अपवर्तनांक ऐसे निकालेंगे। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रिज्म का फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। अगर समझ में आ गया है तो आप इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। उसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसका न्यूमेरिकल। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कांच ANG = 3/2 के एक पतले प्रिज्म को जब जल AnW = 4/3 में डुबा दिया जाता है तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण वायु के सापेक्ष 1/4 हो जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन। प्रश्न है कि कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक है 3/2, मतलब दिया हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। और यहाँ पे क्या दिया, प्रिज्म बहुत पतला है, तो बहुत पतले प्रिज्म के लिए हम लोग विचलन कोण अभी नीचे लिख के देखे थे, डेल्टा m इक्वल आया था n-1 इंटू A। तो यहाँ पे लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा m का फार्मूला है n-1 इंटू A। तो पहला वाला कंडीशन हम लोग लेंगे, जब लाइट कहाँ जा रही है, हवा से शीशे के अंदर, तब ऐसे वाले कंडीशन में इसको लिखेंगे डेल्टा A, मतलब हवा के लिए, मतलब जब प्रिज्म हवा में है तो उस समय अपवर्तनांक क्या लिखा जाएगा प्रिज्म का, ANG-1, और ये बहुत दुबला पतला है
इसका कोड पता नहीं कि वो कितना। और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा ए इक्वल ए एन जी की वैल्यू है 3/2 -1 इंटू ए। तो हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल 2 का निम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी हो जाएगा a/2। फिर उसके बाद है जब जल में डुबा देते हैं तो लाइट क्या होगी, जल से जाएगी कांच में। मतलब हमको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है पहले। तो क्या हमको पता है ANW 4/3। क्या निकालना पड़ेगा, WNG मतलब NG/NW। ये सब के आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ANG वैल्यू कितनी है 3/2, ANW वैल्यू कितनी है 4/3, तो हो जाएगा ये 9/8। ऐसा सारा सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अपवर्तनांक वाले वीडियो में सब कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे इस प्रकार का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से WNG तो निकल गया। अब उसके बाद लिखेंगे पानी वाला विचलन। जब वो पानी में है तो लाइट कहाँ जाएगी, पानी से शीशे में, तो उसका अपवर्तनांक कितना 9/8। तो पहले इसको लिख देते हैं WNG -1 इंटू ए। तो यहाँ से डेल्टा W इक्वल हो जाएगा 9/8 ऋण 1 इंटू ए। ये हो जाएगा 8 करने में 8, 9 में से 8 जाएगा 1, हो जाएगा ये a/8। तो इसमें कहा है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन y के सापेक्ष, मतलब y नीचे होना चाहिए, लिखेंगे इसलिए y के सापेक्ष विचलन मतलब a डेल्टा W। तो इसको लिखेंगे डेल्टा W बाई डेल्टा a। डेल्टा W का मान कितना है a/8, इसका मान है a/2। a से कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/8 इक्वल 1/4। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा W इक्वल डेल्टा a/4। यही प्रूफ करना था कि y के सापेक्ष विचलन कोण है 1/4। चाहे आप ये लिखो चाहे ये वाला चीज़ लिखो। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। पहले कंडीशन में चूँकि यहाँ कहा पतला वाला, इसलिए अपवर्तनांक और विचलन के बीच में ये वाला संबंध लगाएंगे हम लोग, नहीं तो n इक्वल sin a प्लस डेल्टा m/2 बटे sin a/2 हम लोग यूज़ करते। तो पहले कंडीशन में हवा से शीशे में जा रहा था तो ऐसा लिखे हैं। दूसरे कंडीशन में पानी से शीशे के अंदर जाएगा, क्योंकि प्रिज्म जब पानी में होगा तो लाइट पहले पानी में फिर शीशे के अंदर एंट्री करेगा। तो ऐसा लगाना है आपको, और यही इसका सलूशन है। उसके बाद देखिए सलूशन नंबर 2। इसमें भी कहा कांच के पतले प्रिज्म का वायु में न्यूनतम विचलन कोण हवा में दिया हुआ है 24 डिग्री। हवा में विचलन कोण कैसे लिखते हैं, लिखेंगे ANG -1 और इंटू a। आप यही वाला यूज कर सकते हो। चलो ANG मान लेते हैं कि 3/2 है, इसमें नहीं दिया है मतलब हम लिखे नहीं हैं, मतलब दिया हुआ था और यही गिनती थी तो इसलिए नहीं लिखे हैं। तो यहाँ से जब आप प्रोसेस सॉल्व करोगे तो डेल्टा A इक्वल आएगा 3/2 ऋण 1 इंटू a, मतलब डेल्टा A बराबर a/2। और डेल्टा A का मान 24 अंश दिया है तो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा 48 डिग्री। ये इतना हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डेल्टा W, जब उसको पानी में डुबो देते हैं तब। तो पानी में डुबो देने के बाद डेल्टा W क्या हो जाएगा, WNG -1 इंटू a। WNG का मान मतलब ANG बटे ANW -1 इंटू a की जगह 48 डिग्री। तो ANG का मान कितना है 3/2, इसका मान ANW का 4/3 ऋण 1 और 48। और उसके बाद यहाँ कितना आएगा 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 9/8 ऋण इतना और ये 48 डिग्री। 8 करने में 8 में से 8 जाएगा 1, तो 1/8 गुणे 48 बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। तो जब पानी में डुबा देंगे तो विचलन कोण आएगा 6 अंश। और ये है इस प्रश्न का सलूशन, आप लोग इसे लगा लीजिए।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। पहले के लिए सबसे पहले अपवर्तनांक का फार्मूला लिखेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। एन की वैल्यू √2 इक्वल साइन ए का मान 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए का मान 60। 60 बटे 2 यानी 30 और साइन 30 का मान 1 बटे 2 इधर आके गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 और ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन से साइन को कंपेयर करके ख़त्म कर देंगे, हो जाएगा 45 इक्वल 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। 45 दूनी 90 बराबर 60 धन डेल्टा एम और 60 घटा देंगे तो 30 आएगा, यानी डेल्टा एम बराबर हो गया 30 अंश। यानी अल्पतम विचलन कोण का मान आ गया 30 अंश। पहला आ गया। दूसरा आपतन कोण निकालना है। आपतन कोण आई बराबर होता है, यहाँ पे देखो साइन आई बाई साइन आर, तो आई का मान है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो आई बराबर देखो ए का मान कितना है 60 डिग्री, डेल्टा एम का मान 30 अंश आया बाई 2। 60 30 90 बटे 2 यानी 45। तीसरा पार्ट अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आर बराबर होता है ए बाई 2, तो ए का मान 60 अंश बटे 2 बराबर 30 अंश। अगला निकालना है निर्गत कोण। निर्गत कोण आई बराबर होता है इमरजेंस, आई बराबर ई, तो यहाँ से ई बराबर आई और आई का मान कितना निकालें 45 अंश, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो शायद आपको ये प्रश्न कैसे लगाया गया समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपने फार्मूले को अच्छे से समझा तो ये सारा प्रश्न लग जाएगा। लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4। 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ए की वैल्यू है 60 डिग्री और डेल्टा एम का मान है 30 डिग्री। निकालना है आई का मान, तो आई बराबर होता है प्रिज्म में डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। आई इक्वल डेल्टा एम की वैल्यू है 30 डिग्री, ए की 60 और 60 30 90 बटे 2 मतलब 45। यह है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अगला सॉल्यूशन नंबर 5। इस प्रश्न में है 30 अंश कोण वाला, नहीं 60 अंश कोण इसमें भी है। ए इक्वल 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण है 39 डिग्री। तो निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का फार्मूला ए इक्वल लिखेंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। हो जाएगा साइन ए का मान 60, तो 60 बटे 2, यहाँ पे साइन 60 धन डेल्टा एम का मान यहाँ 39 है, यहाँ रहेगा 39 बटे 2। साइन 60 बटे 2 यानी 30 और 30 का मान 1 बटे 2 होता है। यहाँ ये हो जाएगा साइन 99 हो जाएगा और 99 को आधा करेंगे तो आएगा 49.5।
और साइन 49.5 की वैल्यू है 0.76, तो हो जाएगा n बराबर 0.76 बाई 1/2। तो नीचे से 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो n बराबर 2 इंटू 0.76, n इक्वल 1.52। ये है इसका सलूशन। अगला प्रश्न, इसका सलूशन देखो। प्रश्न है 30 डिग्री कोण वाला प्रिज्म है, ए इक्वल है 30 डिग्री, अपवर्तनांक n की वैल्यू है √2। कह रहा इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई की गई है, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण से गिरे कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई वाले पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किरण अपने ही मार्ग से लौटा। जैसे सपोज करो कि एक प्रिज्म है, प्रश्न कह रहा है किस पे किस अंश पर आए कि ये जो लाइट है, जो कि इस प्रश्न में देखो पहले क्या कहा कि इसके एक भाग पर है यहाँ पे पूरी पॉलिश ऐसे, तो कभी भी उसी मार्ग से वापस आने के लिए लाइट को 30 डिग्री गिरना पड़ता है, अगर 90 डिग्री जब भी पॉलिश हो। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होना ही चाहिए हर हाल में। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो कभी भी लाइट जिस मार्ग से जा रही है उस मार्ग से आएगी नहीं, कभी भी नहीं। अब पूछा है ये किस अंश पर आपतित हो, तो मान लो यहाँ पे कोई एंगल है इसका, यह इसका विलंब, और मान लेते हैं आई एंगल पर आया हुआ है। प्रिज्म कोण दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 30 120, ये हो गया 60 डिग्री। और उसके बाद ये पूरा अभिलंब हो चुकी, तो ये 60 हो गया, पूरा 90 में से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, इतना होगा। तो ये हो गया आई और ये हो गया आर। तो लिखेंगे प्रथम पृष्ठ पर, यहाँ नाम लिख देते हैं, या पहले लिख देते हैं प्रकाश की किरण को अपने ही मार्ग से लौटने के लिए पृष्ठ पर लंबवत आपतन करना होता है। ये वाली बात हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए बी पृष्ठ पर अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है √2 इक्वल साइन आई पता नहीं, और साइन आर का मान 30 डिग्री, ये हो जाएगा √2, यहाँ आएगा साइन 30 का मान 1/2 बराबर साइन आई, काट के हो जाएगा 1/√2 बराबर साइन आई। तो यहाँ से ये 45 डिग्री की वैल्यू है, तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री इक्वल साइन आई। तो यहाँ से आई इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब अगर लाइट 30 अंश वाले प्रिज्म के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो, तब वह दूसरे सरफेस से टकरा करके उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये था आज का हमारा सेशन प्रिज्म पर आधारित। इसमें हमने प्रिज्म के सूत्र को व्युत्पन्न किया है, मतलब सूत्र को सिद्ध किया है, और उसके बाद हमने आपको अलग अलग कंडीशंस भी बताए हैं, और हर एक कंडीशंस पर हमने आपको न्यूमेरिकल्स लगा करके भी बताए हैं। और इसमें से कुछ बोर्ड के प्रश्न हैं, कुछ प्रतियोगी प्रश्न हैं, जैसे सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपका कुछ भी सवाल होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।